जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, आपके डिमांड पे हियरिंग लॉस के बारे में बातचीत करेंगे। आज हियरिंग लॉस पर क्या डिसेबिलिटी मिल पाएगी, उसका परसेंटेज क्या रहेगा और उसको किस प्रकार से इम्पेयरमेंट रिलीफ मिल पाएगा, उसका इम्पेयरमेंट का असेसमेंट क्या हो पाएगा, उस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। और हियरिंग इम्पेयरमेंट हियरिंग लॉस की जो इम्पेयरमेंट होगी, हियरिंग लॉस की जो डिसेबिलिटी होगी, उसका जो असेसमेंट किया जाता है, उसको जो परसेंटेज दी जाती है, उसको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सीधे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट या हियरिंग लॉस के बारे में बात करेंगे। हियरिंग लॉस रिफर्स टू इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग, यानी कि हियरिंग लॉस की जो इम्पेयरमेंट है, द डिग्री ऑफ विच में वेरी फ्रॉम मिल्ड टू टोटल हियरिंग लॉस। यह कम से और जो ज्यादा है, ज्यादा जो लॉस हो चुका है, जो टोटल हियरिंग लॉस है और जो कम हियरिंग लॉस है, उसके आधार पर इसको कैलकुलेट किया जाता है, उसके आधार पर इम्पेयरमेंट असेसमेंट दी जाती है। In the great majority cases of ERDs, it is necessary to investigate the condition of hearing and to ascertain whether the hearing impairment is present। तो इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, यानी कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका ट्रीटमेंट चलता है, आपको ओपिनियन दिया जाएगा। ओपिनियन के आधार पे जो भी हेयरिंग के इन्वेस्टिगेटेड होते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन होती है, वो सारे इन्वेस्टिगेशन की हम आगे बात करेंगे कौन कौन से होंगे, तो उसके आधार पर इम्पेयरमेंट निर्धारित की जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि डॉक्टर अपनी मर्जी से कोई भी डिसेबिलिटी आपको दे देगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जो भी जांच होगी, उसके जांच होते हैं, उसके एग्जामिन होता है और उसी के आधार पर आपको दी जाता है। जो हियरिंग लॉस का जो डिसेबिलिटी होता है, ये फौज में भी वही दिया जाता है जैसे कि आपको सिविल के अंदर ऑथराइज होता है, यानी कि आरपी जो एक्ट 2016 में जो एक्ट बना था, 2016 की जो डिसेबिलिटी की जो एक्ट है, वो सिविल में भी वही वेरी करती है जो कि फौज में अभी वेरी कर रही है। आगे बात करते हैं, लेकिन इसको ब्रॉडबैंड टू फौज में अभी भी रखा गया है। आगे बात करते हैं, whether the hearing impairment is present if is due to involvement of sensorineural apparatus of the conduction apparatus. The common causes of conductive deafness are wax, otitis media and ऑटोस्क्लेरोसिस। ये जो सारी चीजें हैं, इन चीजों की जांच है डॉक्टर करेगा। हियरिंग इम्पेयरमेंट इज ईदर ड्यू टू डिजीज ऑफ ओकेला और ऑडिटरी फाइबर्स इन द एट्थ नर्व एंड कनेक्शन इन द ब्रेन सिस्टम। ये डॉक्टर के लिए है। द कॉमन कॉजेज आर इन्फेक्शन, वायरल। ये किन कारणों से होता है, इनको भी जानना बहुत जरूरी है। एक हियरिंग लॉस होता है जो कि फौज में मोस्टली होता है, जवानों को जो हो जाता है, मान लीजिए रॉकेट लॉन्चर अगर आपको फायर करना है, आर्म फायर करना है, तो उस दौरान जवान का हियरिंग लॉस होता है। जब बम्बार्टमेंट होता है तो उस दौरान हियरिंग लॉस हो सकता है। आर्मड के जवानों के साथ ये हादसा हो सकता है। इन्फेंट्री के जो सोल्जर रहते हैं, जो फायरिंग रेंज में जाते हैं, जब फायर करते हैं, यानी कि जो हैवी फायर जो होता है, उस दौरान जब फायरिंग करते हैं तो उस दौरान हो सकता है। खासतौर पर जो आरएल फायर इन्फेंट्री जवान करता है, तो उस दौरान हियरिंग लॉस होने के खतरे रहते हैं। तो आगे बात करते हैं सीधे मम्स, इन्फ्लुएंजा और स्पाइनल फीवर और लेवीराइनाइटिस कॉम्प्लिकेटिंग और ऑटिस मीडिया और कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एन डीफनेस एसेंडिप्सर, रैमसे हंट सिंड्रोम, हब्स जोस्टर ऑटिकस, टीबी, मेनिंगिटिस ये दे रखा है आपको। इस प्रकार से ये आपके जो है वायरल इन्फेक्शन के नाम इन्होंने बता रखे हैं। और टॉक्सिक एजेंट्स लाइक टोबाको, अल्कोहल। रेयरली अगर आप बहुत ज़्यादा टोबाको को यूज़ करते हैं, तो आप टोबाको खाते हैं, अल्कोहल को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उस वाले केसेस में हियरिंग लॉस होने के खतरे हैं। डिजेनरेटिव डिजीज, मल्टीपल सेक्लोरिसिस है, जो आपके डिजेनरेटिव डिजीज है, यानी कि जो शरीर के अंदर जो हमारी विकृति हो जाती है, शरीर में हमको किसी चोट फटक लग गई, शरीर के अंदर कोई दिक्कत होगी, बोन्स में इधर उधर दिक्कत होती है, हमारे बैकबोन से कोई दिक्कत हो जाती है, या सेक्लोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, मल्टीपल ऐसे होते हैं, तो उस दौरान जो है ये हादसे हो सकते हैं। कोई बहुत भयंकर ट्रॉमा में कोई अगर गुजर गया है तो उस वाले हादसे में हो सकते हैं। ट्यूमर्स अगर आपको है तो ट्यूमर वाले केसेस में हियरिंग लॉस हो सकता है। और ऑकस्टिक न्यूरोमा, ये इन्होंने डायग्नोसिस दे रखी, डिजीज दे रखी है। और मेनिया डिजीज भी आपको दे रखी है।
एज एसोसिएट हियरिंग लॉस, लेकिन एज भी जो है हियरिंग लॉस के लिए इसको वेरी करता है और डिफाइंड टू बी ऑकरिंग इन मेंबर्स ग्रेटर देन 50 इयर्स ऑफ एज, यानी कि 50 साल के बाद हियरिंग लॉस होने के चांसेस होते हैं। कैसे वर्कर्स, ड्राइवर्स जो वर्कर्स हैं और जो डाइवर्स हैं सॉरी, खासतौर पे नेवी वालों की बात हो रही है, या ये जो अपना पैरा इन्फेंट्री, पैरा कमांडो, पैरा इन्फेंट्री के अंतर्गत होते हैं, उनके लिए स्पेशली बात कर रहे हैं। एयरमैन के लिए बात करते हैं, एयरफोर्स के लिए बात कर रहे हैं। जो माउंटेनर होते हैं, माउंटेनर्स की बात हो रही है स्पोर्ट्स कैटेगरी में। एंड पर्सन पोस्टेड इन हाई एल्टीट्यूड एरिया में, जो इन्फेंट्री के सोल्जर होते हैं, मोस्टली हाई एल्टीट्यूड एरिया में इन्फेंट्री के सोल्जर ही हमेशा रहते हैं। आर्मड के भी होते हैं, लेकिन आर्मड वाले अटैच जाते हैं, लेकिन आर्मड वाले नीचे बेस में ही रहते हैं। और ईएमई वाला होते हैं, सिग्नल वाले होते हैं, नीचे ही मोस्टली ज्यादा रहते हैं, लेकिन ऊपर जो है इन्फेंट्री के सोल्जर ही रहते हैं। आर लायबल टू डेवलप हियरिंग इम्पेयरमेंट ड्यू टू लेविरानेथिन इंजरी, और आगे बीमारी दे रखी है थ्रोम्बोसिस ऑफ एम्बोलिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम सडन कंप्रेशन, डिकम्प्रेशन एंड हाइपर कोगुलेटिव स्टेट, ये दे रखा है। लेकिन आगे मेडिकल बोर्ड शुड होल्ड द नर्व डीफनेस, मेडिकल बोर्ड को ये जो है होल्ड करना चाहिए नर्व डीफनेस टू बी ड्यू टू द सर्विस ओनली व्हेन इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एट्रिब्यूटेबल टू सर्विस इंजरी और आउटकम ऑफ एन इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्टेड ड्यू टू मिलिट्री सर्विस। लेकिन मेडिकल बोर्ड को यह निर्धारित करना होगा कि ये जो डिजीज हो रखी है जवान को, क्या यह फौज के कारण हो रखी है या नहीं हो रखी है, ये फौज का काम है। यानी कि फौज इसको गहन जांच करेगी, इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठेगी, तो उसी के आधार पर यह माना जाएगा। और कुछ जो है फौज के दौरान उसका कारण अगर फौज हो तो एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस वो होगा, तो ऐसा इनका कहना है। और जो इंजरी रिपोर्ट होगी तो एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होगा। बाई चांस आरआर फायर में गया और आरआर फायर के दौरान अगर ऐसा हादसा हुआ है तो दैट इज कॉल्ड एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, तो उसमें वो करार हो जाएगा। लेकिन फौज में अचानक ही अगर हियरिंग लॉस हो रहा है तो किसी भी कारण में फौज में हो सकता है, उसके सिम्टम्स जो होते हैं हमको बाद में दिखाई देते हैं, तो एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होगा। However, those working in close proximity of gun fire, आप गन फायर करते हैं, स्मॉल आर्म्स हो गया, ग्रेनेड फायर करते हैं, आरटी के जो गन आर्टिलरी वालों के लिए पर्सनली है, जो आरटी के अंतर्गत सर्विस कर रहे हैं, आरटी के जो भाई जवान हैं, आरटी के अंदर जो सर्विस कर रहे हैं, आरटी के जो गन है, तोप है, और बम ब्लास्ट जब होता है, बम ब्लास्ट हो जाता है, आर्मड के जो टैंक्स हैं उनके जवानों के साथ ऐसा हादसा होता है, तो ये चीजें आपको जानना है। और एंड इन कांस्टेंट एक्सपोजर ऑफ ब्लास्ट ऑफ लाउड नॉइजेस सच एज वर्किंग विद इज एरो इंजन्स, जो एयरफोर्स के अंतर्गत जो एरो इंजन्स होते हैं, अगर उनके साथ ऐसा हादसा होता है तो ये हियरिंग लॉस होने के खतरे रहते हैं। इंजन रूम ऑफ शिप्स एंड सबमरीन, नेवी वालों के लिए स्पेशली बताया गया है कि इंजन रूम के अंदर, शिप के अंदर, सबमरीन के अंदर हो सकता है। और रिवर ट्रक्स एंड फैक्ट्री वर्कर्स, जो हमारे जो ये ऑर्डिनेंस के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी ऐसे हादसे हो सकते हैं। फैक्ट्री या आप ईएमई के अगर सोल्जर हैं तो जबलपुर में अगर आप काम कर रहे हैं तो ऐसे हादसे भी हो सकते हैं। रन द रिस्क ऑफ नॉइज इंडक्टेड हियरिंग लॉस, ऐसे हो सकता है खासतौर पे जो एमटी के सोल्जर हैं उनको भी ऐसा हादसा हो सकता है। सिग्नल के जो जवान हैं, सिग्नल के जो इक्विपमेंट है, जो मशीन है, जो आवाज़ें करती है, बहुत तेज तेज आवाज़ें करती है, तो उनके साथ भी ये हादसा हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। इन दिस केसेस इंटेंसिटी, continuity, duration and distance and sound nuisance should be considered before the कंसेंटिंग एग्रीवेशन। तो ऐसे चीज़ों को पहले, ये एग्रीवेशन होने से पहले इन सब चीज़ों की जांच की जानी चाहिए। अगर अचानक कोई सडन अगर होता है, जैसे हाई अल्टीट्यूड एरिया में है, हाई अल्टीट्यूड में बम्बार्डमेंट अगर हो गया, तो बम्बार्डमेंट वाले केसेस में अगर हियरिंग लॉस अगर होता है तो हियरिंग लॉस वाले केसेस में एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस कहलाएगा। बाई चांस पाकिस्तान से कोई फायर आ गया, जवान उसमें चपेट में आ गया, तो जवान अगर चपेट में आ गया, कोई बम फायर हो गया उसके सामने, उसको तो चोट लगेगी, लेकिन उसके हियरिंग लॉस होने के भी खतरे होते हैं, तो वो बैटल कैजुअलिटी तो होगा, वार इंजरी घोषित होगा, और नंबर दूसरा उसका हियरिंग लॉस भी होगा, दैट इज कॉल्ड एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, इंजरी रिपोर्ट भेजी जाएगी। लेकिन ऐसे केसेस अगर कोई एमटी के अंदर काम कर रहा है, या ईएमई का एमटी है उसके अंदर काम कर रहा है, रिकवरी मैक है, या आर्मड के जो टैंक चला रहे हैं, या
आर्मर्ड के टैंक चला रहे हो, टैंक का ड्राइवर है, टैंक चला रहे हैं तो कंटिन्यू टैंक चला रहे हैं, लेकिन उसको अचानक नहीं हुआ, लेकिन वो बीमारी जो है उसको धीरे धीरे करके ग्रहण कर रही है, लेकिन उसको बाद में उसके सिम्टम नजर आ रहे हैं, तो हियरिंग लॉस हुआ। दैट इज कॉल्ड मिलिट्री ड्यू टू मिलिट्री सर्विस हुआ, लेकिन बट एग्रीवेशन बाय मिलिट्री सर्विस होगा। सडन वाला केस नहीं हुआ है। अगर जब सडन वाला केस होता है तो वहां पर इंजरी रिपोर्ट भरी जाती है और एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होता है। बाई चांस कोई जवान अगर आरल फायर में गया, उसको चोट लगी, उसके चपेट में आ गया और उसका हियरिंग लॉस हो गया, दैट इज कॉल्ड एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। लेकिन कुछ केसेस में एग्रीवेशन बाय मिलिट्री सर्विस होगा, उसकी इंजरी रिपोर्ट भरी जाएगी, लेकिन डॉक्टर उसको करार दे देगा, बोर्ड उसको करार दे देगा एग्रीवेशन बाय मिलिट्री सर्विस। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होगा कि इंजरी रिपोर्ट में साफ पता लगेगा कि जवान एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होगी, उसका इंजरी रिपोर्ट भरा जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनके सिम्टम्स हमको बाद में नजर आते हैं और एज क्राइटेरिया भी इसमें निर्धारित करता है। आगे बढ़ते हैं, सीधे आपको समझाने के लिए बात करेंगे। असेसमेंट ऑफ हियरिंग लॉस की जो असेसमेंट दी जाती है प्रॉपर तरीके से वही जो दी जाती है जो हमारा आरपीडब्ल्यूटी का एक्ट 2016 का है, जो रिजर्वेशन पैरामीटर ऑफ डिसेबिलिटी का जो रिजर्वेशन पैरामीटर है एक्ट 2016 का, वो सिविल का है, यानी कि सिविल अथॉरिटी को भी वही दी जाती है। जो सिविल का जो हियरिंग लॉस हो जाएगा उसके लिए वही एप्लीकेबल होता है, लेकिन फौज में भी वही एप्लीकेबल हुआ। आरपीडब्ल्यूटी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग ही यह एप्लीकेबल होगा, उसके अनुसार ही डिसेबिलिटी यहाँ पर निर्धारित की जाएगी। गूगल में जाके आप इस एक्ट को आराम से पढ़ सकते हैं 2016 का। एज पर द करंट नेशनल गाइडलाइन, ये हमारे भारत के जो है गजट का पूरा डिसेबिलिटी का जो गजट है उसके अनुसार है। और डेफिनेशन ऑफ हियरिंग, उसमें हियरिंग लॉस की डेफिनेशन दे रखी है। डीप मींस पर्सनल हैविंग 70 डेसिबल हियरिंग लॉस, जब 70 डेसिबल हियरिंग यानी कि इतने तक जवान या इंसान इतने तक उसको सुनाई नहीं दे रहा, तो दो पैरामीटर बनेंगे। एक बहुत ज्यादा सुनाई, मतलब बहुत, जब मैं बहुत ज्यादा तेज बोल रहा हूँ, देखो इंसान क्या होता है, एक नॉर्मल इंसान 0 डेसिबल में सुन लेता है। 0 डेसिबल, जैसे मैं हूं, मैं 0 डेसिबल में सुन ले रहा हूँ, कोई बोलेगा तो मैं सुन लूंगा, आराम से सुनाई दे रहा है मेरे को, बाहर की नॉइस भी मेरे को सुनाई दे रही है। तो वैसे ही है, अगर कोई इंसान तेज बोलता है, बहुत ज्यादा तेज बोलता है, तब भी उसको नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन बहुत ही ज्यादा तेज बोल रहा है तब उस जाके उसको सुनाई दे रहा है। एक हो गया कम आवाज में सुना, कम आवाज में सुनाई देना, एक होगा बहुत ज्यादा सुनाई देना। उसको कितने ज्यादा आवाज में उसको कम सुनाई दे रहा है और कितने ज्यादा आवाज में उसको तेज सुनाई दे रहा है, इसके हिसाब से इसकी कैलकुलेशन निर्धारित होगी। स्पीच फ्रीक्वेंसीज इन बोथ ईयर्स, यानी कि दोनों कानों का, लेकिन इसमें 1 ईयर 2 ईयर दोनों तरफ, किसी के कान में हो सकता है बाई चांस एक कान से सुनाई दे रहा है, दूसरे कान से नहीं सुनाई दे रहा है, दूसरे कान से कम सुनाई दे रहा है लेकिन इससे ज्यादा सुनाई दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है। हार्ड ऑफ हियरिंग मींस पर्सन हैविंग 60 डेसिबल टू 70 डेसिबल, तो 60 डेसिबल से लेकर 70 डेसिबल तक उसको सुनाई दे रहा है। हियरिंग लॉस इन स्पीच फ्रीक्वेंसी इन बोथ ईयर्स, तो बोथ ईयर्स में हियरिंग लॉस भी हो सकता है। बात करते हैं गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट की। गाइडलाइंस क्या है? मेजरमेंट एयर कंडक्शन देयर होल्ड्स जो है, इसका जो है यहाँ पर टेस्ट होगा एसीटी टेस्ट जिसे हम लोग बोलते हैं। एसीटी इज टू बी मेजर्ड यूजिंग स्टैंडर्ड टू प्योर टोन ऑडोमेट्री बाय अन ऑडियोलॉजिस्ट फॉर राइट ईयर एंड लेफ्ट ईयर सेपरेटली। इसको डॉक्टर जो है, जो हमारा जो एनटी का स्पेशलिस्ट होता है, जो कान को जब चेक करेगा तो लेफ्ट और राइट दोनों तरीके से चेक करेगा। थोड़ा बहुत हम जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से इसको डॉक्टर चेक करता है। In case of non-religible ACT, additional tests recommended are the emittance and speech audiometry or ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स, ABR टेस्टिंग इसमें टेस्ट होगा, ABR टेस्टिंग भी इसमें होगा। इन प्रकार से होगा। बात करते हैं कॉम्पिटिशन ऑफ परसेंटेज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, आगे बात कर रहा है मोनोरल परसेंटेज ऑफ हियरिंग मेंटर। अब इसको जो है इन्होंने बात दी, जैसे मैंने बोला ना आपको, एक बोला 40 डेसिबल में एक को सुनाई दे रहा है, कम सुनाई दे रहा है 40 डेसिबल, एक होता है 40 से बिल्कुल नीचे जो है बाई चांस 35 डेसिबल में इंसान को थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा है, लेकिन 60 डेसिबल में उसको जाके पूरा सुनाई दे रहा है, या 50 में डेसिबल में उसको पूरा ही सुनाई दे रहा है, लेकिन 30 डेसिबल में कम सुनाई दे रहा है। तो उसका मेजरमेंट, सुनाई देने का मेजरमेंट जो है इसका और इसके कैलकुलेशन के हिसाब से होगा। यानी कि इसको 30 डेसिबल के नीचे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन जैसे मैं एक नॉर्मल इंसान हूं तो मेरे को पूरा सुनाई दे रहा है,
लेकिन कोई इंसान अगर नहीं सुनने वाला होगा तो उसको 30 डेसिबल तक बहुत कम सुनाई देगा, और अगर 50 डेसिबल अगर तक उसको साउंड वॉइस आती है तो उसको पूरा सुनाई देता है। तो इसके बीच में कम सुनाई देने वाला और ज्यादा सुनाई देना, इसके हिसाब से मेजरमेंट होगा इसके डिसेबिलिटी असेसमेंट का। आगे बात करते हैं, कैलकुलेट प्योर टोन एवरेज ऑफ एसीटी। एसीटी जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फॉर 50 हर्ट्ज और 1000 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज, 4000 हर्ट्ज फॉर राइट ईयर एंड लेफ्ट ईयर, दोनों तरीके से ये चेक होंगे। सेपरेटली अलग अलग तरीके से इसको टेस्ट किया जाएगा। Whenever there is no response at any frequency, ACC is to the constant as 95 decibel। तो ये डॉक्टर की भाषाएं हैं। Monaural percentage of hearing impairment is to be calculated as per the ready reckoner given below separately for right ear and left ear। तो इसकी इन्होंने एक प्रॉपर तरीके से एक चार्ट दे रखी है कि किस प्रकार से इसको कैलकुलेशन करना है। तो इन्होंने पूरा दे रखा है इसमें मोनरल पीटीए इन डेसिबल। पीटीए एक प्रकार का जो टेस्ट होता है, जो डॉक्टर आपको ये पीटीए टेस्ट लेगा। पीटीए मतलब होता है, पीटीए यानी कि ये हो गया, इसको बोलते हैं प्योर टोन ऑडियोमेट्री बोलते हैं। प्योर टोन ऑडियोमेट्री यानी कि सुनने की क्षमता को यह आकलन करने के लिए किया जाने वाला एक टेस्ट है, और यह सुनने की सीमा, कमी के स्तर और प्रकार का इसको पता लगाता है, यानी कि किस प्रकार से इंसान सुन पा रहा है। और जो मरीज के जो कान होते हैं उनके कान में जो है हेडफोन लगाकर टेस्ट किया जाता है। अलग अलग जो हर्ट्ज होते हैं, हर्ट्जों की आवृत्ति जो है इसमें सुनाई देती है। और मरीज को जो है आवाज सुनने के बाद जो है हाथ उठाकर या बटन दबाकर इसमें जवाब देना होता है कि सुनाई दे रहा, कम सुनाई दे रहा, कहाँ पर ज्यादा सुनाई दे रहा है। इस टेस्ट से पता चलता है कि मरीज को किस तरह से यहाँ पर सुनने की, यहाँ पर हियरिंग लॉस हुई है। और जो कुछ बातें हैं पीटी टेस्ट में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि इसमें 500 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज और 4000 हर्ट्ज की आवृत्ति को सुनने की सीमा का यहाँ पर पता लगाया जाता है। और स्वस्थ व्यक्ति की सुनने की क्षमता जो है यहाँ पर जो नॉर्मल है, वो जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसको 25 डेसिबल तक सुनाई देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं सुन सकता हूँ वाली बात है। तो सुनने की क्षमता कमी के स्तर के आधार पर इसे माइल्ड और थोड़ा गंभीर और बहरापन में इसको बांटा जाता है। तो मेरे दोस्तों अब समझ में आ रहा होगा, सुनने की क्षमता में कई कारण यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे कि ध्वनि का जो आघात होता है, हियरिंग लॉस हो सकता है, कान में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, संक्रमण हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया, और लंबे समय तक यहाँ पर तेज शोर में रहना, जैसे कि इंडियन आर्मी के सोल्जर होते हैं, पैरामिलिट्री एयरफोर्स, इंडियन आर्मी डिफेंस के जो सोल्जर्स होते हैं उनके साथ ऐसा हादसा होता है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी ये सारी चीज एक्सप्लेन कर दिया। तो अब इसको चार्ट में बता रखा है इन्होंने, मोनरल पीटीए इन डेसिबल, और इसका इंपेयरमेंट असेसमेंट दे रखा है इन्होंने। देखो 0 से 25 तक मैंने आपको बताया ना, 0 से लेकर मेरे को अगर 0 सुनाई दे रहा है और 25 तक जो है नॉर्मल माना गया। 0 से 25 डेसिबल अगर आप सुन पा रहे हैं तो इसमें जो है 0% डिसेबिलिटी होगी। और 26 से 1%, मैं फटाफट इसको कॉल करते रहता हूं, अगर आपके डॉक्यूमेंट में अगर ऐसा लिखा होगा तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। 100 तक पुकारता हूं मैं फटाफट स्पीड, कोई वीडियो लंबी हो जाती है। 26 में 1%, 27 1%, 28% 1%, 29 1, 31 1, 32 1, 33 1। तो 0 to 25 0 हो गया, और 26 के लेके 33 जो है 1% इंपेयरमेंट यहाँ पर दी जाएगी। तो मेरे दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं 33, अब 1 बता दिया मैंने। अब 34 में 2%, 35 में 3%, 36 में 4%, 37 5%, 38 6%, 39 7%, 40 जो है 40 डेसिबल 8%, और 41 डेसिबल 8%, 41 डेसिबल 9%, 42 डेसिबल 10%, और 43 डेसिबल 11%, 44 डेसिबल 12%। इस चार्ट को मैं लगा दूंगा स्क्रीन में, आप इसको पॉज करके देख लेना। 45 13%, और 46 14%, 47 15%, 48 16%, 49 17%, 50 18%, 51 19%, 52 20%, 53 21%, 54 20%। तो ये हो गया 61 मोनरल पीटीए इन डेसिबल, 61 41.71%, 62 डेसिबल 43.42%, 63 डेसिबल 45.13 डेसिबल, 64 डेसिबल 46.8%, 65 डेसिबल 48.55 डेसिबल, 66 डेसिबल 50.26%, 67 डेसिबल 51.97%, 68 डेसिबल 53.68%, और 68
68 डेसिबल 53.68%, 69 डेसिबल 55.39%, 70 डेसिबल 57.1%, 71 डेसिबल 58.81%, 72 डेसिबल 60.52%, 73 डेसिबल 62.23%, 74 डेसिबल 63.94%, 75 डेसिबल 65.658%, 76 डेसिबल 67.36%, 77 डेसिबल 69.07%, 78 डेसिबल 70.78%, 79 डेसिबल 72.49%, 80 डेसिबल 74.2% और 81 डेसिबल 75.91%, 82 डेसिबल 77.62%, 83 डेसिबल 79.33%, 84 डेसिबल 81.04%, 85 डेसिबल 82.75%, 86 डेसिबल 84.46% और 87 डेसिबल 86.17% और 89 डेसिबल 89.59%। सॉरी, मैं आगे कुछ भूल गया था। 55 डेसिबल 23%, 56 डेसिबल 24%, 57 डेसिबल 25%, 58 डेसिबल 26%, 59 डेसिबल 27%, 60 डेसिबल 40%, 90 डेसिबल 91.3%, 91 डेसिबल 93.01%, 92 डेसिबल 94.72%, 93 डेसिबल 96.43%, 94 डेसिबल 98.14%, 95 डेसिबल 100%। तो मेरे दोस्तों ये है इम्पेयरमेंट इस प्रकार से मिल पाएगा, लेकिन नहीं, इसमें फिर कैलकुलेशन होगी। अब ऐसा नहीं है कि तुमने बोला मेरा 57 डेसिबल है, मेरे को जो है 25% इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी असेसमेंट दिया, नहीं, इसके कैलकुलेशन ऐसे नहीं होगी। जैसे कि मैंने बताया ना आपको, 58% में आपको बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है। कितना सुनाई दे रहा है? 58 डेसिबल में आपको बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है, तो 26 इम्पेयरमेंट। लेकिन बहुत कम कब सुनाई दे रहा है? बहुत कम कब सुनाई दे रहा है? तो बहुत कम आपको कब सुनाई दे रहा है? मान लिया जाए आपको बहुत कम सुनाई दे रहा है 40 डेसिबल में, तो वहां पर हो गया 8%। तो अब 8% और जो मैंने आपको बताया उसका परसेंट, उसका इम्पेयरमेंट और इसके इम्पेयरमेंट के मेजरमेंट के हिसाब से आपकी डिसेबिलिटी निर्धारित की जाएगी। उसके आधार पर आपका इम्पेयरमेंट असेसमेंट निर्धारित किया जाएगा। उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, आगे ब्लैक बोर्ड में चलते हैं, ब्लैक बोर्ड में समझाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे दोस्तों सीधे बढ़ते हैं अब हियरिंग लॉस के असेसमेंट, हियरिंग लॉस का इम्पेयरमेंट और हियरिंग लॉस की किस प्रकार से डिसेबिलिटी की कैलकुलेशन की जाएगी, किस प्रकार से डिसेबिलिटी असेसमेंट दी जाएगी, उसके कैलकुलेशन को समझ। देखो, डॉक्टर अपनी मर्जी से कभी नहीं देता है, ठीक है ना, जो कागज में लिखा है उसी प्रकार से देगा। ऐसे नहीं कि डॉक्टर अपनी मर्जी से देगा, नहीं, जो आपकी जांच होगी जांच के आधार पर ही दी जाएगी। उसके पक्का वहां पर डॉक्यूमेंट होंगे, पक्का उसके कागज होंगे, उसी के आधार पर डिसेबिलिटी निर्धारित होगी। आगे बढ़ते हैं सीधे। लिखा है परसेंटेज ऑफ हियरिंग इंपेयरमेंट या डिसेबिलिटी असेसमेंट, आप चाहे कुछ भी कह लो। मैंने जैसे आपको एक चार्ट दी है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग ही इसका कैलकुलेशन हो पाएगा। देखो, बटर ईयर परसेंटेज यानी कि बेटर मतलब उसको कब सबसे अच्छा सुनाई दे रहा है, उसकी ईयर की परसेंटेज, बटर ईयर परसेंटेज, यानी कि उसका टेस्ट लिया जाएगा ना, पीटीए डेसिबल एंड पीटीए टेस्ट है आपका। मैंने बोला था कि पीटीए का आपको बताया था, उसका ये टेस्ट लिया जाएगा, उसके आधार पर होगा। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट उसको कब सबसे ज्यादा सुनाएंगे, इंटू 5 करेंगे, उसको इंटू मल्टीपल 5 करेंगे, प्लस पुअर ईयर उसको कम कब सुनाई दे रहा है। एक तो उसको नॉर्मल सुनाई देगा, एक उसको बहुत तेज आवाज में बोलोगे तब उसको क्लियर सुनाई देगा। एक मतलब कम आवाज, अगर कम बहुत कम सुनाई देगा, एक उसको जब ज्यादा बोलोगे तो उसको पूरा सुनाई देगा। तो उस भाषा से कैलकुलेशन होगी। मेरी भाषा को आप समझ पा रहे होंगे। और हियरिंग इम्पेयरमेंट, इतनी भाषा को तो हर कोई समझ जाता है, बाई बटा 6 कर देंगे। देखो, सबसे ज्यादा उसको बढ़िया क्लीन आवाज कब सुनाई दे रही है उसको इंटू 5 करेंगे, उसका असेसमेंट का, और पुअर ईयर जो उसको कम सुनाई दे रहा है उसका हियरिंग इम्पेयरमेंट का ये प्लस कर देंगे, ठीक है, इसको और इसको प्लस कर देंगे। पहला बेटर हियरिंग इम्पेयरमेंट, इसको जब ज्यादा सुनाई दे रहा है उसका इम्पेयरमेंट उसको 5 से मल्टीपल करेंगे, और जब उसको कम आवाज में सुनाई दे रहा है, क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है,
तो उसको उसका परसेंटेज, उसका हियरिंग इम्पेयरमेंट का असेसमेंट दोनों को मिला के उसका बटा अच्छा कर दिया। देखो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया, मैंने 59 डेसिबल में उसका जो ये पीटीए डेसिबल आया उसका जो है 27% आया, उसको यहाँ पर जो है अच्छा सुनाई दे रहा है, 59 डेसिबल में बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है, क्लियर आवाज उसको सुनाई दे रही है, तो 27% उसका इम्पेयरमेंट असेसमेंट बैठता है। उसको मल्टीपल 5 करेंगे, प्लस 40 डेसिबल में उसको बहुत कम सुनाई देता है। 40 डेसिबल में अगर हम उसको आवाज मारेंगे तो उसको बहुत कम सुनाई देगा, लेकिन हम उसको 59 डेसिबल में अगर हम आवाज मारेंगे तो उसको क्लियर सुनाई देगा। तो इस हिसाब से इसका +8 कर देंगे और इसको मल्टीपल 5 कर देंगे। इन दोनों को जोड़ के जितना आएगा उसका बटा 6 कर देंगे। देखो 135 इसको और इसको मल्टीपल करके 135 आया, +8 करेंगे तो बाई 6 कर देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 143/6, तो इस प्रकार से 23% आ गया। तो हियरिंग लॉस का इम्पेयरमेंट कितना आ गया मेरे को? 23% आ गया, यानी कि डिसेबिलिटी असेसमेंट 23% हियरिंग लॉस में इस प्रकार से हुआ है। दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और समझते हैं। देखो 65 डेसिबल में उसको जो टेस्ट लिया गया पीटीए, उसका जो है 65 डेसिबल में उसको क्लियर सुनाई दे रहा है, वहां पर 48% पॉइंट समथिंग जो है उसका इम्पेयरमेंट असेसमेंट है। तो 48% मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 47 डेसिबल में उसको बहुत कम सुनाई दे रहा है, तो उस हिसाब से उसका 15% असेसमेंट हो गया, बाई 6 कर दिया, और इसको मल्टीपल करके 240 आया, इसको +15/6, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 255/6, तो इस हिसाब से 42 पॉइंट समथिंग जो है इसका इम्पेयरमेंट असेसमेंट आएगा। तो मेरे दोस्तों अब आपको समझ में आ चुका होगा, हियरिंग लॉस का पूरा डेटा आपको समझ में आ चुका। आपने बोला था वीडियो बनाना, तो दोस्तों अब उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि आपके किस प्रकार से असेसमेंट बैठ रही है, किस प्रकार से डिसेबिलिटी बैठ रही है, किस प्रकार से आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज और असेसमेंट परसेंटेज इम्पेयरमेंट की बैठ पा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। मैंने सारे तरीके बता दिए हैं कि किन कारणों से हियरिंग लॉस हो सकता है, कहां पर एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होगा और कहां पर एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होगा। तो फौज में जो जवान है उसको एग्रीवेशन बाय मिलिट्री सर्विस के आधार पर इसको देखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आर्मड वाले जवान टैंक चलाते हैं, आर्टी वाले गन चलाते हैं, तोप चलाते हैं, इन्फेंट्री के सोल्जर जो है वेपन्स चलाते हैं, चाहे स्मॉल वेपन्स से हैवी वेपन्स चलाते हैं। और वैसे ही जो है हाई अल्टीट्यूड एरिया में, CICT में, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म इलाके में, हाई अल्टीट्यूड एरिया में ऐसा जवानों के साथ हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि EME के सोल्जर के साथ भी ऐसा हो सकता है। जबलपुर के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं, जो ASC के हैं, जो ऑर्डिनेंस के अंतर्गत जो काम, ऑर्डिनेंस कोर के अंतर्गत जो है ऑर्डिनेंस के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनको भी ये हादसे हो सकते हैं। नेवी के जवानों को ये हादसे हो सकते हैं, सबमरीन में जा रहे हैं, शिप में जा रहे हैं, तो ये सारे हादसे हो सकते हैं। तो ऐसा फौज का डिफेंस फोर्सेस के अंतर्गत जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जितने भी यहाँ पर सेक्शन है, जैसे सब यूनिट है या उनके अदर डिपार्टमेंट हैं या अलग उनके इंस्टीट्यूशन है, तो उनको सभी को यहाँ पर ये हादसे हो सकते हैं। एयरफोर्स के अंतर्गत हो, चाहे नेवी हो, आर्मी हो, तीनों मिला के आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आए। इसके लिए लेकिन आगे बढ़ने से पहले, समाप्त करने से पहले रिक्वेस्ट आपसे प्लीज है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। नए हो तब भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल पाती है। और आप मिलिट्री फैमिली से अगर बिलोंग करते हैं, उनके बच्चे हैं, उनके परिवार से बिलोंग करते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, बड़ी प्यार में शेयर करें, चैनल को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में लाइक और कमेंट हो तो, डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। और मिलेंगे, अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।